यह बात तब की है जब मेरा कॉलेज ख़त्म ही हुआ था। उस उम्र में अक्सर माता-पिता के साथ एक दूरी सी बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं कोई बिगड़ा हुआ लड़का नहीं था, बस मुझे अपनी आज़ादी पसंद थी और घरवालों के साथ ज़बरदस्ती ट्रिप पर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे मम्मी-पापा और मेरी 11 साल की छोटी बहन पीहू हमेशा पहाड़ों और वादियों में जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, जबकि मुझे अपने कमरे में लैपटॉप पर बैठे रहना पसंद था। उस साल पापा ने उत्तराखंड के एक बहुत ही शांत और सुनसान इलाके में एक पुराना वुडन कॉटेज, लकड़ी का घर, बुक किया। वह कॉटेज घने देवदार के जंगलों के बीचों बीच था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, पापा ने मजाक में कहा, "क्यों भाई, बिल्कुल हॉरर फिल्मों जैसी जगह है ना?" पीयूँ तो हंस पड़ी, लेकिन मैंने हमेशा की तरह चिढ़कर अपने कान में ईयरफोन लगा लिए और वहाँ के खराब मोबाइल नेटवर्क को कोसने लगा। उस कॉटेज का बनावट बहुत अजीब था। वह ढलान पर बना हुआ था, इसलिए उसमें कई छोटे-छोटे सीढ़ियों के रास्ते और संकरी गलियाँ थीं, जो आगे जाकर बंद हो जाती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हमारे कॉटेज की गैलरी के आखिर में एक लकड़ी का दरवाज़ा था, जो अंदर से लॉक था। वह दरवाज़ा सीधे उस ज़मीन के मालिक के हिस्से से जुड़ता था, जो वहीं बाजू वाले हिस्से में रहता था। उनका नाम था मिस्टर आनंद। आनंद अंकल थोड़े सनकी किस्म के इंसान थे। गर्मियों के मौसम में भी वह हमेशा एक पुराना भारी सा ओवरकोट पहने रहते थे और उनकी आंखें हमेशा इतनी बड़ी-बड़ी दिखती थी, जैसे वह किसी बात से डरे हुए हों। उन्होंने मेरे मम्मी-पापा का बहुत ही अजीब तरीके से स्वागत किया और बार-बार कहने लगे कि यह जंगल बहुत सुरक्षित और शांत है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कभी कोई ज़रूरत हो, तो बस वह इसी दरवाजे के उस पार रहते हैं, वरना पूरे हफ्ते वह हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। मम्मी-पापा को तो उनका यह बर्ताव अच्छा लगा, लेकिन मुझे वह आदमी बहुत अजीब और डरावना लगा। अगले दिन दोपहर में मम्मी-पापा ने पीहू के साथ पास के एक झील पर बोटिंग करने जाने का प्लान बनाया। मैंने साफ मना कर दिया और बहाना बनाया कि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है। थोड़ा बहस करने के बाद वो लोग मान गए और मुझे कॉटेज में अकेला छोड़कर चले गए। सच तो यह था कि मैं किसी तरह थोड़ा नेटवर्क ढूंढकर अपने दोस्त राहुल को वीडियो कॉल करना चाहता था, ताकि उसे दिखा सकूं कि यह जंगल कितनी अजीब है। मैं अपने कमरे के पास वाली गैलरी में फ़ोन का सिग्नल ढूंढते हुए टहल रहा था। तभी मेरी नज़र उस बंद दरवाजे पर पड़ी, जो आनंद अंकल के हिस्से में खुलता था। न जाने क्यों, मैंने बस ऐसे ही उसके हैंडल को घुमाया। मैं हैरान रह गया, वह दरवाज़ा खुला हुआ था, उस पर कोई ताला नहीं था। राहुल उस वक्त मुझसे कॉल पर जुड़ा था। उसने मुझसे मजाक में कहा, "देख तो सही अंदर क्या है।" मैं उस दरवाजे को पार करके आनंद अंकल के लिविंग रूम में चला गया। वहाँ बहुत सन्नाटा था। पुरानी किताबें रखी थीं और एक आराम कुर्सी दीवार की तरफ मुँह करके रखी थी। अचानक मुझे अपने पैरों के ठीक नीचे ज़मीन के तख्तों से किसी चीज़ के ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। मैं बुरी तरह डर गया और तुरंत भागकर अपने कॉटेज में वापस आया। दरवाज़ा बंद किया और हमारी तरफ से कुंडी लगा दी। मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे कि हमारे मुख्य दो दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। बाहर आनंद अंकल खड़े थे। उनका वह हंसमुख और अजीब चेहरा गायब था। वह बिल्कुल गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज़ में कहा कि उन्होंने अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए कालीन के नीचे साइलेंट प्रेशर सेंसर्स, वज़न भापने वाले सेंसर लगा रखे हैं, जिससे उनके फ़ोन पर अलर्ट आ गया था।
उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ क्या कर रहा था। मैंने घबराते हुए झूठ बोल दिया कि मुझे सिर दर्द था और मैं बस बाम या कोई दवा ढूंढ रहा था। उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे अजीब नज़रों से घूरा, फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बेटा अपने दरवाजे हमेशा बंद रखा करो। उनके कहने के अंदाज ने मेरी रीढ़ में सिरहन पैदा कर दी थी। राहुल ने भी मुझे मैसेज किया कि मुझे आनंद अंकल पर भरोसा नहीं है। उसकी सलाह मानकर मैंने अपने अपने कमरे से एक भारी लोहे का संदूक घसीटा और उसे उस कनेक्टिंग दरवाजे के आगे अड़ा दिया ताकि वो दरवाज़ा चाहकर भी न खुल सके। जब मम्मी पापा वापस आए तो मैंने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि वो बिना इजाज़त किसी के घर में घुसने के लिए मुझे ही डांटेंगे। उसी रात करीब 9 बजे मम्मी पापा ने पीयू को कॉटेज में ही सोते हुए छोड़ दिया, क्योंकि वह बोटिंग की वजह से बहुत थक गई थी। पापा ने कहा कि वो पास के बाज़ार से डिनर पैक कराने जा रहे हैं और मैं पीयू का ध्यान रखूं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही बाहर तेज़ आंधी तूफ़ान शुरू हो गया और पूरा जंगल घने अंधेरे में डूब गया। बिजली भी चली गई थी। मैं लिविंग रूम में मोमबत्ती जलाकर बैठा था। तभी मुझे गैलरी के आखिर में किसी चीज़ के घिसटने की बहुत भयानक आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी लोहे की चीज़ लकड़ी पर ज़ोर से रगड़ रही हो। मेरा दिल बैठ गया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह वही भारी संदूक था जिसे मैंने दरवाजे के आगे अड़ाया था और कोई उसे दूसरी तरफ से बहुत ज़ोर लगाकर हटा रहा था। कोई हमारे कॉटेज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि आनंद अंकल शायद मुझसे नाराज़ हैं और डराने के लिए अंदर आ रहे हैं। मैंने हिम्मत जुटाई, पास में रखी एक भारी लोहे की रॉड उठाई और दबे पांव अंधेरी गैलरी की तरफ बढ़ा। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो अपनी टॉर्च की रोशनी से जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। वह भारी संदूक पूरी तरह से एक तरफ हटा दिया गया था और दरवाज़ा पूरा खुला था और ठीक उस चौखट पर एक गंदा मिट्टी से सना हुआ पिट्ठू बैग, डफल बैग रखा था, जो ना तो हमारा था और ना ही आनंद अंकल का था। मैं इतना डर गया कि मैंने कॉटेज के बाकी कमरों को चेक भी नहीं किया। मैं तुरंत पीहू के कमरे में भागा, उसे जगाया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह चिल्लाए नहीं। मैंने उसे खिड़की के रास्ते बाहर निकाला और हम दोनों भागकर कॉटेज के कोने में बने एक छोटे से पुराने टूल शेड कबाड़ खाने के अंदर छिप गए। ठंड और डर के मारे हम दोनों काँप रहे थे और सबसे बुरी बात यह थी कि मैं अपना फ़ोन लिविंग रूम के सोफ़े पर ही भूल आया था। न जाने कितनी देर बाद मुझे पापा की गाड़ी की हेडलाइट्स कॉटेज के रास्ते पर आती हुई दिखी। मैं तुरंत पीहू का हाथ पकड़कर शेड से बाहर भागा और पापा की गाड़ी के सामने आकर ज़ोर से चिल्लाया, पापा गाड़ी रोको और अभी यहाँ से भागो। मम्मी पापा को लगा कि मुझे कोई पैनिक अटैक आया है, लेकिन तभी कॉटेज के पीछे अंधेरे से आनंद अंकल हाथ में अपनी पुरानी बंदूक लिए बाहर आए। वह हाँफ रहे थे। पापा ने घबराकर गाड़ी का शीशा नीचे किया। आनंद अंकल खुद बहुत डरे हुए थे। उन्होंने पापा से कहा, भाई साहब अपनी गाड़ी अभी मुख्य सड़क की तरफ भगाओ और पुलिस को फ़ोन करो। उन्होंने बताया कि जब दोपहर में मेरे अंदर जाने से उनके सेंसर बजे थे, तब से वह अपने फ़ोन पर लाइव कैमरा फीड देख रहे थे। आनंद अंकल ने जो बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि जब मम्मी पापा बाहर गए हुए थे तब उनके खुद के बेसमेंट के एक गुप्त रास्ते, हिडन ट्रैप डोर से, जिसके बारे में खुद अंकल को भी नहीं पता था, एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला अजनबी आदमी बाहर निकला।
उसने पीले रंग का रेनकोट पहन रखा था। उस आदमी ने अंकल के हिस्से से होते हुए हमारे कॉटेज का दरवाज़ा अंदर से धक्का देकर खोला। आनंद अंकल तुरंत अपनी बंदूक उठाकर उस आदमी को पकड़ने के लिए बाहर भागे और उसी वक्त उन्होंने मुझे और पीहू को खिड़की से कूदकर शेड में छिपते हुए देख लिया था। करीब 20 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पहुँची। उन्होंने पूरे जंगल और कॉटेज की तलाशी ली। उन्हें जंगल में वह पीला रेनकोट तो मिल गया, लेकिन वह आदमी पहाड़ों के रास्ते अंधेरे में गायब हो चुका था। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ यह थी जो पुलिस को उस बैग के अंदर से मिली, जो वह दरवाजे पर छोड़ गया था। उस बैग के अंदर प्लास्टिक की रस्सियाँ, जिप टाइज़, टेप, एक तेज़ धार वाला चाकू और उस इलाके के सभी कॉटेज का एक नक्शा था, जिसमें हमारे कॉटेज पर लाल पेन से बड़ा सा गोला बनाया गया था। बाद में पता चला कि वह कोई मामूली चोर नहीं था, बल्कि एक भगोड़ा अपराधी था जो कई दिनों से उन पहाड़ों की पुरानी बंद पड़ी सुरंगों में छुपा हुआ था और किसी अकेले परिवार को अपना शिकार बनाने के फिराक में था। अगर उस दोपहर में चिढ़कर कॉटेज में नहीं रुकता, या अगर मैंने उस दरवाजे के आगे वह भारी संदूक नहीं रखा होता जिससे मुझे पीहू को बचाने के लिए वो कीमती कुछ सेकंड्स मिल गए, तो शायद आज हम दोनों उस जंगल से कभी जिंदा वापस नहीं आ पाते। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।